वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एजुकेटर शुभम सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डी यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में लेकर अवेलेबल हैं EDU 105 एंड जो हमारे एजुकेशन के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और BA सेकेंड सेमेस्टर में हैं, उनके लिए एजुकेशन 105 का 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर। स्टूडेंट, अगर इस पेपर के टाइटल की बात करें तो इस पेपर का टाइटल है डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम 2। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टूडेंट आपको ले चलते हैं प्रीवियस पेपर पे और दिखाते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स कहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स के बीच शेयर करिएगा ताकि हमें भी इससे मोरल सपोर्ट मिल सके। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन विच सब्जेक्ट द एकेडमिक इंटरेस्ट ऑफ द एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ अर्बन एरियाज इज मोर। यानी शहरी क्षेत्र में किशोरों और किशोरियों की रुचि किस विषय में अधिक होती है। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उनकी रुचि किसकी तरफ ज़्यादा होती है। पहला कह रहा है विज्ञान, तकनीकी, कृषि, कला, गृह विज्ञान। तो आपको बताऊंगा कि उनकी रुचि किस में लगेगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि साइंस टेक्नोलॉजी में उनकी रुचि ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपको भी पता है। अगला, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय मतलब फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन से स्टैब्लिश हुई थी। तो स्टूडेंट, आपको बताना चाहूँगा कि जो वुड का जो डिस्पैच था, जो वुड का घोषणा पत्र था 1857 का, इसी के अंतर्गत 3 यूनिवर्सिटियाँ भारत में सबसे पहले स्थापित की गई। 1857 का वुड डिस्पैच याद रखिएगा। 1857 में वुड का घोषणा पत्र आया था और इसके अंतर्गत भारत में 3 यूनिवर्सिटियाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय। तो इसमें से कलकत्ता भी नहीं है और मद्रास नहीं है, तो इसमें पहला यूनिवर्सिटी क्या हो गई, मुंबई हो गई। ठीक है, तो अगर ये तीनों हैं, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, और तीनों ही एक साथ स्थापित की गई थी और कब की गई थी, 1857 में। समझ में आ गया, तो आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट, साथ ही बताना चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स इस वीडियो EDU 105 का वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने हमारा 104 का वीडियो नहीं देखा, वो जाके देख लेंगे, भले ही उनका पेपर हो गया है या होने वाला है। दोनों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों पेपर में सिलेबस बहुत मैच कर रहा है और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो EDU 104 के हैं वो 5 में पूछे गए हैं और 5 वाले 4 में पूछे जाते हैं। तो जरूर जाके हमारे चैनल पे EDU 104 देखिएगा और आपको खुद ही समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा था। चलिए, आते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उच्च शिक्षा क्यों आवश्यक है, यानी हायर एजुकेशन क्यों जरूरी है। तो बात करें, कह रहा है छात्रों में व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए, यानी ब्रॉड आउटलुक डेवलप करने के लिए, सही है। फिर कह रहा है विशेषज्ञों के निर्माण हेतु, यानी टू क्रिएट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, सही है। फिर कह रहा है नेतृत्व क्षमता यानी लीडरशिप स्किल का डेवलपमेंट करने के लिए। तो स्टूडेंट, इस तरह से सभी ऑप्शन सही हो जाते हैं और हमारा उत्तर है कि उपयुक्त सभी, यानी ये जो ऊपर सारे कारण है इसीलिए उच्च शिक्षा आवश्यक हो जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्रिस में कितने वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है। अब देखिए, क्रिच लिखा है, एक्चुअली ये क्रच है। तो क्रच में हम बात करें कि क्रच में कितने ईयर के बच्चों को रखा जाता है। तो स्टूडेंट, ये क्रच जो होता है, ये क्या होता है कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि बच्चों का दूसरा घर होता है और खास करके जो माता पिता काम करते हैं, जो मतलब माता पिता दोनों वर्किंग होते हैं, तो वो अपने बच्चे को कहीं छोड़ के तो इधर उधर जा नहीं सकते। तो वो क्रेच मतलब होता है ये शिशुगृह, इसका हिंदी शब्द होता है ये शिशुगृह। और घर जैसा माहौल और बच्चों को मिले जब वो माता पिता काम पे जाते हैं, बच्चों को सुरक्षित और संरक्षित यानी सिक्योर और अच्छा इन्वायरमेंट, गुड इन्वायरमेंट मिले, इसलिए क्रेच का निर्माण किया गया। तो इसमें 4 माह से 3 साल तक के बच्चों को रखा जाता है, इससे ऊपर के और इससे कम के बच्चों को नहीं रखा जाता है। समझ में आया? इसका हिंदी मतलब होता है शिशुगृह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन कर रहा है, हर बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करो जैसे वो अपना बच्चा है। तो देखिए, ठीक है, और ये क्वेश्चन किसका है। तो स्टूडेंट, ये कह रहा है कि एजुकेट एवरी चाइल्ड एज इफ ही वर योर ओन चाइल्ड। तो ये स्टेटमेंट बात करें तो ये मैकमिलन का स्टेटमेंट है। और देखिए, ये मैकमिलन का पूरा नाम क्या था, ये स्टेटमेंट उन्होंने 1924 में दिया था और इनका पूरा नाम था मार्गरेट मैकमिलन। ठीक है, आप याद रखिएगा, इनका पूरा नाम क्या है, मार्गरेट मैकमिलन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था स्टूडेंट, वो कह रहा है कि विच एज ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रेन आर एजुकेटेड प्री प्राइमरी, यानी प्री प्राइमरी में किस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो स्टूडेंट देखिए, अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपके 104 में आया था, इसलिए मैं बोला था दोनों वीडियो देख के जाएगा। स्टूडेंट, आप नई शिक्षा नीति को और उसके स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी हम आपको नई शिक्षा नीति का एक चार्ट दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं समझा दे रहा हूँ कि जो नई शिक्षा नीति है, देख लीजिए, इसमें अब आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसको 5, इसमें जो आपको बात करें स्टूडेंट, इसमें जो कह रहा है नई शिक्षा नीति, आप ध्यान से देखिएगा, इस नई शिक्षा नीति में 10+2 फॉर्मेट को खत्म कर दिया गया। अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 कर दिया गया है। यानी हमारा नया फॉर्मेट क्या हो गया स्टूडेंट, अब 5+3+, तो ये हमारा जो नया फॉर्मेट है 4। अब यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए, पहले जो स्तर था वो क्या था, 10+2 वाला स्तर था। तो 6 से 16 साल तक में, और क्या कहते हैं 18 साल तक बच्चा 12 तक की स्टडी करता था। अब जो 5 साल है स्टूडेंट, वो बच्चा 3 साल पे एडमिशन लेगा और 3 साल पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है यहाँ पे देखिए, इसमें जो 3 से जो बच्चा 3 से 6 साल के अंदर वो बालवाड़ी में पढ़ेगा और 6 से 8 साल तक में वो
पढ़ेगा क्लास मतलब 6 से जो 8 ईयर का हो जाएगा, तो स्टूडेंट वो 1 और 2 में 6 में 6, 7 और 8 साल ईयर्स में वो मतलब क्लास 2 तक स्टडी करेगा और इसको मूलभूत कहा जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर कहलाया है, यही प्री प्राइमरी आपका हो जाता है, ठीक है? यही आपका क्या हो जाता है? प्री प्राइमरी। और जो आपका 2 से जो आपका जो ये मूलभूत है, इसमें बाल वाटिका है। अब इससे जो दूसरा स्तर होता है, तो देखिए स्टूडेंट 3 साल तक आपका बाल वाटिका या आंगनबाड़ी में पढ़ेगा और 2 साल आपका यहाँ पढ़ेगा। तो कुल मिला के 5 साल का ये पहला हो गया। फिर जो दूसरा चरण है कक्षा 3 से 5, तो ये 3 ईयर यहाँ पे हो जाएँगे इसके, यहाँ पे 5 हो गया, ये 3 हो गया। यहाँ पे भी बात करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसमें कक्षा 6 से 8 और उम्र क्या हो जाएगी? 11 से 14। ध्यान से देख लीजिए। और जो चौथा चरण होगा माध्यमिक का होगा 9 से 12 तक का स्टूडेंट, इसमें बात करें कि कक्षा उम्र जो 14 से 18 हो जाएगी। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है? तो यही आपको बताना चला कि 5 + 3 + 3 + 4 है और ये जो 4 भाग में बँट गया है। और ये क्वेश्चन पूछा था ना प्री प्राइमरी को कितने पार्ट में बाँट दिया गया? तो देखिए 2 पार्ट में। चरण 1, चरण 2 में बाँटा गया है। चरण 1 में जो है बाल वाटिका है और चरण 2 में कक्षा 1 से 2 है, जिसमें उम्र 6 से 8 है, ठीक है? आशा करता हूँ स्टूडेंट आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। तो स्टूडेंट आपने चार्ट को देख लिया, जो बातें मैंने बताई हैं उसको समझ लिया है, तो आपको पता चल गया है कि जो कह रहा है पूर्व बेसिक स्कूलों में यानी जो प्री प्राइमरी होता है उसमें कितने तक के बच्चों को रखते हैं, तो इसको देखो प्री प्राइमरी जो होता है इसमें बाल वाटिका भी शामिल होता है, ठीक है? तो इसमें 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे, जो शुरू का 2 वर्ष होता है 3 से 3 और जो 4 साल जो होता है उसमें बच्चे बाल वाटिका में होते हैं, जिसको आंगनबाड़ी भी एक तरह से कहा जा सकता है। तो बाल वाटिका होता है और इससे 1 और 2 को भी शामिल कर दिया गया है प्री प्राइमरी में, ठीक है? तो इसमें 1-2 तो बच्चा 3 साल से एडमिशन लेता है और और जो आपका पढ़ता है तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 3 साल वो हो गया और फिर तो और यहाँ से हो जाता है फिर 1 और 2 यानी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 और 2 तो 5 + 3 + 3 + 4 ये जो स्ट्रक्चर क्या है, जो नई शिक्षा नीति का स्ट्रक्चर याद करिएगा, बार-बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बार भी पूछा जाएगा। ये तो एकदम कोई रोक नहीं पाएगा किस तरह के क्वेश्चन आएँगे। तो ये है, इसमें जो शुरू के 5 साल में से नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट और सेकंड फिर सेकंड से लेके 5th फिर से 5th से लेके 8th और 8th से लेके 12th तक का ये स्ट्रक्चर है। इसका राइट आंसर आप ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है? इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को रखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को कितने भागों में बाँटा गया है? तो देखिए जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है इसको 2 भागों में बाँटा गया है। बस पूर्व प्राथमिक को 2 भागों में बाँटा गया है और किसी शिक्षा को माध्यमिक को और या प्राथमिक को किसी को भागों में नहीं बाँटा गया, बस पूर्व प्राथमिक को कितने भागों में बाँटा गया है? चरण 1 और चरण 2, 2 भागों में बाँट दिया गया है। एक जो आपका बाल वाटिका है और जिसमें आपको 3 से 6 वर्ष तक का बालक रहेगा और कक्षा 1-2 में 6 से 8 तक का बालक रहेगा। ये आपका प्री प्राइमरी में आएगा जिसको कहते हैं पूर्व प्राथमिक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 भागों में बाँटा गया है। जैसा कि आपको फ़ोटो मैंने वो जो पिक्चर थी अलग से दिखाया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कह रहा है कि जो पर्पज़ है प्राइमरी डेवलपिंग गुड हैबिट्स इन चिल्ड्रंस यानी बालकों में अच्छी आदतों का विकास करना, ये भी उद्देश्य है। फिर कह रहा है टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर एजुकेशन शिक्षा हेतु बालकों को तैयार करना, ये भी उद्देश्य है। फिर कह रहा है शारीरिक विकास करना यानी फिजिकल डेवलपमेंट करना, ये भी सही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव यानी उपरोक्त सभी। स्टूडेंट कई पेपर में कुछ क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स भी है जो मैं आपको आने पे बताऊँगा और समझाऊँगा कि क्यों मिस्टेक है। चलिए। अगला क्वेश्चन आया सन 1838 में किसने अपनी रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया यानी हु गेव एम्फेसिस इन 1838 एजुकेशन मतलब रिपोर्ट ऑफ 1838 ऑन प्राइमरी एजुकेशन यानी किसने एम्फेसिस दिया। तो आपको बताऊंगा देखिए 1838 का याद रख लीजिएगा, अगर 1838 का नाम आता है स्टूडेंट तो आपको याद होना चाहिए कि ये 1838 से जुड़े हुए हैं विलियम एडम्स। विलियम एडम को इंग्लैंड ने 1810 में शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था अपने वहाँ। तो भारत में भी क्योंकि इंग्लैंड का शासन ही भारत में चला था, तो इंग्लैंड के कानून भारत में लागू हो जाते थे। तो विलियम एडम्स भारत में प्रारंभिक शिक्षा के लिए इनको नियुक्त किया गया और इन्होंने 3 रिपोर्ट अपनी दी थी, ठीक है? तो ये 1838 की रिपोर्ट किसकी है? विलियम एडम्स की रिपोर्ट है। स्टूडेंट याद रखिएगा। मैं बार-बार बोल रहा हूँ ईडीयू 104 के वीडियोज़ को अगर आप पेपर दे चुके हैं फिर से देख के जाइएगा ताकि 105 में भी बहुत सारे क्वेश्चन उससे मैच करेंगे। निम्न में से कौन सी प्राथमिक शिक्षा की समस्या है यानी प्रॉब्लम क्या है? तो प्राइमरी एजुकेशन की पहला कह रहा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये भी सही है। लैंग्वेज प्रॉब्लम, ये भी सही है कि बच्चा क्या बोले, मातृभाषा में सिखाया जाए, दूसरे भाषा में सिखाए, ये सारी समस्या होती हैं। फिर शॉर्टेज ऑफ द ट्रेंड टीचर, उपरोक्त सभी। तो माध्यमिक जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है कि ट्रेंड टीचर नहीं है हमारे माध्यमिक में, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, भाषा की समस्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है
टू व्हाट एज ग्रुप चिल्ड्रंस आर गिवन प्राइमरी एजुकेशन। अब देखिए ये मैंने बताया ना कि अगर आप नई शिक्षा नीति का चार्ट या उसके मुख्य बातों को आप नहीं याद रखेंगे स्टूडेंट, तो आपके 5 से 7 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो इसको जरूर नई शिक्षा नीति के का संरचना आप देख के जाएगा। तो भारत में कितने आयु वर्ग के बालकों को प्राथमिक शिक्षा, देखिए प्राथमिक शिक्षा कक्षा 8 तक की होती है, जिसमें 1 से 5 जो है वो क्या कहते हैं 1 से 5 तक की होती है, जिसको हम क्या कहते हैं प्राथमिक चरण और कहते हैं और उच्च प्राथमिक। प्राथमिक में भी 2 है, एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक। तो 1 से 5 तक प्राथमिक और 5 से 8 तक उच्च प्राथमिक होता है, ठीक है? तो ये 6 से 14 वर्ष दी जाएगी, क्योंकि बालक जैसे मैंने बताया 6 में साल में 1 में जाएगा और 8 में जाते-जाते उसको 14 वर्ष का हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन आप 6 से 14 वर्ष आप लगाइएगा, ठीक है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा का लक्ष्य था, देखिए, अब जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अनाउंसमेंट था, वो क्या कर रहा था? वो कह रहा था इनहैंसिंग द क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा दे रहा था, बिल्कुल दे रहा था। अनिवार्य शिक्षा का सुचारू रूप से चलाना था, बिल्कुल, तो दोनों सही है। दोनों इसलिए सही, देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत बच्चों को हर स्कूलों में ब्लैक बोर्ड हो, ताकि बच्चे देख कर सीखें, बोर्ड पर टीचर उनको बताए और बच्चे अपने कॉपी में या अपने स्लेट्स के थ्रू उसको नोट करें। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उस योजना के अंतर्गत, जो शिक्षा नीति की योजना थी, उसके तहत अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु कॉल्ड द फादर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। भारत में प्राइमरी एजुकेशन का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है? तो देखिए भारत में अगर हम बात करें कि प्राइमरी एजुकेशन का पिता जो है, ये कह रहा है कि जेम्स थॉमसन, फ्रेबेल या वर्गन, ठीक है? स्टूडेंट ये जो ऑप्शन कह रहा है कि जेम्स थॉमसन, फ्रोबेल, वर्गन, देखिए बुनियादी जो हमारी प्राथमिक शिक्षा थी, इनमें से इन लोगों के आने से पहले भारत में प्राथमिक शिक्षा का ये था, ठीक है? ये चल रही थी। और अगर हम बात करें प्राथमिक शिक्षा, तो इसमें से जेम्स थॉमसन, फ्रोबेल, वर्गन जो था, तो स्टूडेंट्स इसमें जेम्स थॉमसन ने नहीं किया है, फ्रोबेल ने भी नहीं किया। फ्रोबेल पूर्व प्राथमिक विद्यालय के जनक है, इन्होंने जर्मनी के एडनबर्ग में अपना पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोला था, ठीक है? तो फ्रोबेल को पूर्व प्राथमिक के जनक को हम जानते हैं। अब इसमें हमको वर्गन के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई कि इन्होंने भारत में एजुकेशन सिस्टम शुरू नहीं किया, या तो इनमें से कोई नहीं, या वर्गन के साथ जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन वर्गन का कोई एग्जाम नहीं है, तो हम इसमें से ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ठीक है? हमको कुछ मिला नहीं, हमने काफ़ी क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए जो एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया है, वो एन बासु की किताब है, अनंतनाथ बासु, ठीक है? इनका पूरा नाम क्या था? अनंतनाथ बासु। ऑप्शन आप बी जो है आपका सही हो जाएगा कि फादर ऑफ मॉड, जो इनकी पुस्तक थी, वो क्या कहते हैं एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया के ये राइटर माने जाते हैं, ठीक है? और अगर बात करें स्टूडेंट, अगर जेएस मिल की किताब की बात करें, जो आपका ऑप्शन डी है, तो जेएस मिल की जो फेमस किताब हो जाती है स्टूडेंट, कि जेएस मिल की जो फेमस किताब हो जाती है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, और जबकि एएन बासु की किताब है कि एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया था स्टूडेंट, वो कह रहा है कि अगला क्वेश्चन जो आया है वो कह रहा है देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच लेबल इज फॉर्मली नोन एज विच, एक मिनट स्टूडेंट, हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहा है कि विच लेवल इज फॉर्मली नोन एज द फर्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था के प्रथम स्तर को कौन सा स्तर कहते हैं? तो देखिए औपचारिक शिक्षा जो होती है उसके प्रथम स्तर की हम बात करें स्टूडेंट, तो ये जो प्रथम स्तर होता है वो क्या होगा? औपचारिक शिक्षा का पूर्व प्राथमिक स्तर ही तो होगा। इसका राइट ऑप्शन मैंने बोला ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और उसके चार्ट से, उसके संरचना से बहुत सारी, स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। वो प्री प्राइमरी लेवल होगा, उसके बाद प्राइमरी आएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारतीय शिक्षा नीति का पुनर्निरीक्षण किस सन में दोबारा किया गया, यानी इन विच ईयर इंडियन एजुकेशन पॉलिसी वाज रिवाइज्ड। तो देखिए आपको स्टूडेंट पता है भारत में अब तक 3 जो है एजुकेशन पॉलिसी यानी शिक्षा नीति आ चुकी है। पहली नीति 68 में आई, दूसरी 68 को ही अगर हम पलट दें तो क्या बन जाता है 86, तो 86 में दूसरी आई। तो पहली बार 68 में आया, उसका पुनर्निरीक्षण कब किया गया? 86 में। और जब तीसरी बार हुआ है वो कब आया? 2020 में। तो स्टूडेंट ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 के बाद उसका वो जो मॉडिफिकेशन हुआ वो 86 में हुआ। स्टूडेंट आपको बताना चाहूँगा, जब 68 में आई थी तो कहा गया था कि 5 साल में शिक्षा नीति रिव्यू की जाएगी, लेकिन वो 1986 तक की ही नहीं गई, उसका रिव्यू नहीं किया गया, ठीक है? जब 1986 तक उसका रिव्यू नहीं किया गया तो 86 में जाके हुआ, और इसमें 10+2+3 वाली प्रणाली का
हमारे पास सामने आई, संरचना सामने आई। और अब जो नई पॉलिसी 2020 में आई है उसमें 5+3+3+4 वाली प्रणाली लागू है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया था, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना किस सन में की गई? तो देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो आया था, ये क्वेश्चन तो हमें काफ़ी सर्च करने पे भी नहीं मिला, और ये क्वेश्चन हमको हमारे सर्च में गलत साबित हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन के ऑप्शंस बिल्कुल सही नहीं लग रहे थे, और इसके लिए हमने काफ़ी सर्च किया और पता चला है कि इसका राइट आंसर आपका जो है वो स्टूडेंट 15 अगस्त 1906 में, यानी 15 अगस्त 1906 को आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 अगस्त 1906 को एस.एन. मुखर्जी द्वारा जो है भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना बंगाल में की गई। 15 अगस्त 1906 को एस.सी. मुखर्जी द्वारा बंगाल में, ये राइट आंसर होगा। तो 1906 इसमें ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर इसमें पूछता माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य हैं, तो हम उपयुक्त सभी को लगा देते कि पहले पढ़ लेते ऑप्शन, यानी सेकेंडरी एजुकेशन का एम नहीं है। बालकों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, बिल्कुल है। नेतृत्व क्षमता का विकास करना, ये भी है। उच्च शिक्षा के योग बनाना, ये भी है। और कह रहा उपयुक्त सभी, तो अगर हम कहें तो उपयुक्त सभी, तो ये पूछा उद्देश्य नहीं, जबकि इसको पूछना चाहिए था माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है। लेकिन अंग्रेजी में तो ऑप्शन ही गलत दे दिया है। अंग्रेजी में देखिए, हिंदी में कह रहा उच्च शिक्षा की योग बनाना, और अगर अंग्रेजी में देखिए तो कह रहा टू डेवलप सेंस ऑफ लीडरशिप, यानी लीडरशिप का विकास करना। तो यहाँ से ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि उद्देश्य नहीं है, तो जो है उच्च शिक्षा की योग बनाना, ये छोटा उद्देश्य हो जाता है, इसलिए हमको उद्देश्य में हम इसको नहीं मान सकते हैं। और यहाँ पे सेंस ऑफ लीडरशिप है, तो ऑप्शन सी। इसी तरह से इस क्वेश्चन में ऑप्शन में गलत है, ये सारे बच्चों को नंबर दे दिया गया। लेकिन अगर ये पूछता माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो बालकों को कुशल बनाना, बालकों में दूरगामी सोच का विकास करना, ये सब ऑप्शन सही माने जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन एग्जैक्टली होना चाहिए था कि माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है, तब जाके उपयुक्त सही, उपयुक्त सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाता, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत विवादित क्वेश्चन स्टूडेंट आए थे एग्जाम में, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना, आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। अगला क्वेश्चन, मुदालियर आयोग ने 1952-53 में शिक्षा का क्या योगदान दिया? तो मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को उद्देश्य विहीन बताया, ठीक है। फिर कह रहा है ये बताया कि यह अनुपयोगी पाठ्यक्रम है, ठीक है। ये मतलब इसका पाठ्यक्रम अब काम का नहीं है, बिल्कुल बताया था। व्यावसायिक कुशलता के विकास पे जोर दिया, उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी इस सब पे जोर दिया था, ठीक है। किसने? मुदालियर कमीशन ने। अगला क्वेश्चन है जो उपयुक्त सभी, आंसर डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट एम्फेसिस ऑन द रिफॉर्म इन द सेकेंडरी एजुकेशन, यानी किसने सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा के रिफॉर्म पे जोर नहीं दिया, कि सुधारों में नहीं जोर दिया? तो स्टूडेंट देखिए, ऑप्शन कह रहा है राधा कृष्णन आयोग, सैंडलर आयोग, हटांग आयोग और कोठारी समिति। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा राधा कृष्णन मिशन, यानी राधा कृष्णन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा पे जोर नहीं दिया, क्योंकि ये क्या था, राधा कृष्णन आयोग को यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है, कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसने विश्वविद्यालय शिक्षा पे जोर दिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा राधा कृष्णन आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा किस सन में शुरू हुई? तो स्टूडेंट, भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा सन 1944 में, 1944-45 में ताराबाई मोदक द्वारा महाराष्ट्र में एक ग्राम बाल शिक्षा केंद्र खोला गया, जिसको पूर्व प्राथमिक स्कूल के नाम से जाना गया, और यहीं से पूर्व प्राथमिक स्कूल मतलब शिक्षा की शुरुआत भारत में मानी जाती है 1944-45 से। इसको खोला था ताराबाई मोदक ने। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन आया था वो कह रहा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत किस अवस्था में होती है? देखिए, पूर्व प्राथमिक जो होता है, बालक 3 साल से शुरू होता है, तो वो शैशवावस्था में नहीं होता है, वो बाल्यावस्था में आ जाता है, ठीक है। तो चाइल्डहुड, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट, नई एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन देख के जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रच वर्ड किस भाषा का शब्द है? यानी जो अंग्रेजी का क्रच मैंने बताया, जिसका नाम मतलब दूसरा गृह होता है, आश्रगृह आप कह सकते हैं उसको, या इसको शिशु गृह के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसका ये किस भाषा का शब्द है? तो स्टूडेंट, ये मिडिल इंग्लिश, यानी मध्य इंग्लिश का के समय का, ओल्ड इंग्लिश, जो मध्य इंग्लिश जिसको कहते हैं, मतलब मिडिल इंग्लिश, सॉरी ओल्ड इंग्लिश नहीं, मिडिल इंग्लिश का ये वर्ड है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि ये किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। चलिए, अंग्रेजी भाषा का शब्द के बाद, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल इन इंडिया देयर? अभी देखिए, ये क्वेश्चन में पूछा था कितने टाइप का प्री प्राइमरी स्कूल भारत में। तो भारत में स्टूडेंट 3 तरह का प्री प्राइमरी चलता है, शिशु, बालवाड़ी या आंगनवाड़ी, और तीसरा मॉन्टेसरी। तो ऑप्शन थर्ड वाला ऑप्शन हमारा आंसर सही हो जाएगा, 3 तरह के, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा को सुधार के लिए ताराचंद समिति का गठन कब हुआ? तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग के लिए ताराचंद जो कमीशन था, इसका गठन 1948 में हुआ। कब हुआ? माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए हुआ। और किसका हुआ? 1948 में ताराचंद समिति का गठन हुआ। और बात करें स्टूडेंट, जो 1952 लिखा है, इसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन, जिसको मुदालियर कमीशन कहते हैं, ये 1952 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे 48 का भी बता दिया, 52 में मुदालियर आयोग, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। देखिए वही क्वेश्चन 52-53 में अध्यक्ष कौन था, तो मैंने बताया ना इसको मुदालियर कमीशन कहा जाता है और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। याद रखिएगा इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेन प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो क्या अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन, एमलेस, उद्देश्य विहीनता, यूजलेस कैरिकुलम, अनुयोगी पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो ये यही हमारे माध्यमिक शिक्षा की समस्या ये सब है कि जो पाठ्यक्रम का उतना अच्छा ना होना और मतलब अनुशासनहीनता, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देश का आर्थिक विकास किस पे होता है, समाजीकरण पे भी होता है। ठीक है, इसको आप सीधे याद रखिए कि पोलिटिसाइजेशन पे नहीं होता, औद्योगिकरण पे भी नहीं होता है, समाजीकरण पे होता है। ठीक है, आर्थिक विकास किस पे होता है, आर्थिक विकास, देश का आर्थिक विकास होगा तभी जाके देश का सामाजिक विकास भी संभव है। ठीक है, इसलिए समाजीकरण पे होता है। अगला क्वेश्चन है कोठारी आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो देखिए कोठारी आयोग था, इसने जो है इसमें 20 मेंबर थे और कोठारी आयोग का गठन 1964 में 14 जुलाई 1964 को किया गया और 29 जून 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी और इसमें 20 सदस्य थे, कुल 20 सदस्य, और इन्होंने 23 सिफारिशें की थी कि ये सुधार लाने चाहिए। इसमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, अनुसंधान पे, रिसर्च पे, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने पे था। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि समता एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग इक्विटी एंड सोशल जस्टिस सही है। नवीन ज्ञान की खोज करना, मैंने बताया ना रिसर्च पे भी बढ़ावा दिया गया था, शोध करने पे, तो ये दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा, ए और बी बोथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट जो आया था वो कह रहा है राष्ट्र के चहुमुखी विकास के लिए किसकी आवश्यकता है। अब राष्ट्र के चहुमुखी विकास के लिए शिक्षित व्यक्ति चाहिए, बिल्कुल चाहिए, मानव संसाधन चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स वो भी चाहिए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बेसिक विद्यालय किस सिद्धांत पे है। तो देखिए महात्मा गांधी ने जो बेसिक विद्यालय, ये बेसिक शिक्षा के सिद्धांतों पे है, ये प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांतों पे नहीं आधारित है। तो बेसिक जो स्कूल था वो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक एजुकेशन। ठीक है, बात करें कि वो बेसिक एजुकेशन के प्रिंसिपल पे आधारित था, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट जो आया था वो कह रहा था कि वेयर वाज द फर्स्ट प्री प्राइमरी स्कूल एस्टेब्लिश। अब दुनिया में पूछ दिया, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा है और मैंने बताया था ना इसको जर्मनी के जो समाजशास्त्री, जो एजुकेशनिस्ट कह सकते हैं, समाजशास्त्री नहीं शिक्षा शास्त्री, ये जर्मनी के कौन थे, जर्मनी के जो एजुकेशनिस्ट जिसका नाम फ्रोबेल था, उसने ब्लैकेनबर्ग नाम के गांव में जर्मनी में पहली बार पूर्व प्राथमिक स्कूल को खोला था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट जो आया था वो कह रहा था कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालक को किस आयु तक दी जाती है। अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा, देखिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा बालक को कब तक दी जाती है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा स्टूडेंट फिर वही स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है नई एजुकेशन पॉलिसी का, तो कब तक चलती है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो इसमें ये जो है, ये आप बोला ना 3 साल से बच्चा जाना शुरू करता है पूर्व प्राथमिक में और 3 से लेके 5 वर्ष तक जो है, तो ये क्या हो जाएगा, तो आपका पढ़ेगा तो 3 से लेके 6 वर्ष तक का इसमें आएगा। ठीक है, तो इसमें जो है कब तक दी जाएगी, 5 या 6 वर्ष तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कि 5 या 6 वर्ष तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी। 3 में जाएगा तो नर्सरी जाएगा, 4 में जाएगा तो आपका उसमें जाएगा LKG में, 5 में जाएगा तो UKG में। ठीक है, तो नर्सरी LKG 3, 4, 5 ये इस तरह से 5 या 6 वर्ष के अंदर उसको ये पूरा कर लेना है चरण। अगला क्वेश्चन है विलियम एडम्स ने 1838 में अपनी रिपोर्ट में किस शिक्षा पे बल दिया। ठीक है, तो विलियम एडम्स ने 1838 में बात करें तो इसने किस पे, प्राथमिक शिक्षा, और कह रहा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, और उच्च शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट बात करें एग्जैक्टली अगर बात करें तो इसने वर्नाकुलर एजुकेशन पे, विलियम एडम्स ने वर्नाकुलर मतलब जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ों पे रिपोर्ट नहीं दिया था। ठीक है, तो इस तरह से उस ये जो रिपोर्ट इसको नियुक्त किया गया था 1835 में नियुक्ति बिहार के बंगाल में। ठीक है, और शिक्षा सुधार हेतु बिहार और बंगाल में शिक्षा सुधार हेतु इसका निर्णय किया था। तो इसने प्राथमिक शिक्षा पे अपने रिपोर्ट को दिया था कि बेसिक कितने स्कूल हैं भारत में संचालित हो रहे हैं, क्या दशा है और क्या दिशा है, कैसे यहाँ पे शिक्षा दी जानी चाहिए। और एडम्स ने देसी भाषा में शिक्षा देने की वकालत भी की थी। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि नित्यानंदन का सिद्धांत यानी जिसमें फिल्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन है उसका विरोध किया था और कहा था सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। वो अच्छा व्यक्ति था, लेकिन मैकाले ने भारत पे अंग्रेजी को थोप दिया। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो स्टूडेंट आपको पता है केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
BHU विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU, ये सारे हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो इसमें से कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। गोरखपुर तो नहीं है, लखनऊ भी नहीं है, और इनमें से कोई नहीं का तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माध्यमिक शिक्षा का दोष है? तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा का दोष कह रहा है कि विद्यालय में धन व्यवस्था की कमी, यानी लैक ऑफ फंड, छात्रों में अनुशासनहीनता, दोषपूर्ण प्रणाली और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे माध्यमिक शिक्षा के दोष हैं। तो ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कर द मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा का मुख्य क्या क्या करना क्या है? तो शिक्षा का मुख्य काम क्या है? समाज सेवा करना, शोध करना, शिक्षण करना, उपयुक्त सभी। और भी बहुत सारे हैं, जागरूक करना, सभ्य। देखिए, शिक्षा का सबसे मूल कर्तव्य, स्टूडेंट याद रखिएगा, देश का सभ्य नागरिक बनाना होता है। यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन आया, विश्वविद्यालय अनुदान यानी यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना कब हुई? तो 1953 में हुई। कब हुई? देखिए, 53 में इसके लिए इसका प्रस्तावना तैयार किया गया, इसका नींव रखा गया। कब? 1953 में। लेकिन इसको लागू जब हुआ है यूजीसी, स्टूडेंट अगर इसमें ऑप्शन में 56 रहता ना, तो हम 56 को लगाते, क्योंकि संसद से 1956 में यूजीसी को स्वीकृति मिली, तब जाके इसने कार्य को करना शुरू किया। 53 में इसकी नींव रखी गई। तो स्थापना कब हुई थी? तो हम अगर 56 ऑप्शन रहता तो 56 में लगाते, लेकिन 53 में ही है और 53 में नींव रखी गई है, तो हम 53 के साथ जा रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय या मुक्त विश्वविद्यालय कब खुला? तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट की बात करें तो इग्नू का जो है ये 1985 नई दिल्ली, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और 1985 में खोला गया। ठीक है, 1985 में। ठीक है, और इसमें 40 लाख छात्र पढ़ते हैं, याद रखिएगा, 40 लाख छात्र पढ़ते हैं, जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या करता है? वो कर नवीन कॉलेजों, अगर नवीन कॉलेजों की स्थापना करना, विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तर का निर्धारण करना, नवीन कॉलेजों को मान्यता देना, इनमें से कुछ नहीं। अगर स्टूडेंट ऑप्शन रहता कि इनमें से सभी या सभी, तो हम इनमें से सभी को लगा देते, लेकिन अब हमको एक प्रमुख चुनना है। तो सबसे प्रमुख काम यूजीसी का क्या है? शैक्षिक स्तर का निर्धारण करना, कि डिटरमाइनिंग द एजुकेशन लेवल ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी विश्वविद्यालयों का शैक्षिक स्तर क्या है। बाकी नवीन कॉलेजों की स्थापना नहीं करता है, लेकिन सहयोग करता है और मान्यता भी देने में सहयोग करता है, क्योंकि यही नियम कानून को, इसी के नियम कानून को पूरा करने पे AICTE अप्रूव करती है। ठीक है, अगर इसमें से रहता है इनमें से सभी, तो हम सभी को लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे मुख्य की बात की है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे विश्वविद्यालयों के शैक्षिक स्तर का निर्धारण करना। ठीक है, चलिए, तो स्टूडेंट इस तरह से 40 क्वेश्चन की सीरीज को हमने आपके लिए कवर किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।